देखिए, जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो ऑटिज़म में 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं। 3 बिल्कुल उसके आधार बिंदु हैं। सबसे पहला, लैंग्वेज डेवलपमेंट का डिले होना। दूसरा, सोशल स्किल्स का डेफिसिट होना, राइट, डिले होना, यानी सोशल स्किल्स भी हमारी डिले होंगी। एंड लैंग्वेज डिले की जब मैंने बात की है तो यहाँ पर मैं दोनों तरीके की लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ। रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी समझने वाली लैंग्वेज भी पीछे होगी और एक्सप्रेसिव तो पीछे होगी ही। तो जनरली जो पेरेंट्स हैं वो एक्सप्रेसिव यानी बच्चा बोल नहीं रहा है को जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन वो जुड़ी रिसेप्टिव लैंग्वेज से जुड़ी है इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो यानी लैंग्वेज 2 लेवल पे पिछड़ी हुई होगी, रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव दोनों लेवल पे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि सोशल स्किल्स में बच्चा पीछे होगा, उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन एज अप्रोप्रिएट नहीं होगा। और तीसरा, स्टीरियोटाइप बिहेवियर, एटिपिकल बिहेवियर और रेपिटेटिव बिहेवियर। ये 3 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम ऑटिज़म को डिस्कस करते हैं। तो आज हम सोशल स्किल और लैंग्वेज स्किल को नहीं डेवलप करेंगे, आज हम इस तीसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, यानी कि जिसमें एटिपिकल बिहेवियर, स्टीरियोटाइप बिहेवियर और रेपिटेटिव बिहेवियर आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टिमिंग की। दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, दिस इज स्पेशल एजुकेटर पूजा प्रकाश from Center for Special Education, Allahabad. I welcome you. Welcome to my channel Learning for All. आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि स्टिमिंग क्या है। Right. See, stimming is a stereotype behavior. It's an atypical behavior. Right. हम किसी भी एक चीज़ को बार बार repetitive उसमें करते रहें। For example, hand flapping, rocking, and there are many vocal stimming, verbal stimming, tactile stimming, and then there is echolalia, delayed echolalia and scripting. अभी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि स्टिमिंग किसको करना चाहिए। स्टिमिंग कौन करता है? हम सब स्टिमिंग करते हैं, चाहे वो टिपिकल ग्रोइंग क्राउड हो, चाहे वो अटिपिकल ग्रोइंग क्राउड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी ऑल स्टिम। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट वी नो द स्किल्स हाउ टू मोल्ड इट, हाउ टू सप्रेस इट, हाउ टू कन्वर्ट इट इन अनदर वे। जबकि हमारे बच्चों के साथ ये दिक्कत फंस जाती है कि उनको अपनी इस स्टिमिंग को सप्रेस करना नहीं आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको बताती हूँ, हम सभी अपने दिमाग को, ब्रेन को इंगेज करने के लिए वन और दी अनदर एक्टिविटी में लगे रहते हैं। इसको हम लेजर टाइम एक्टिविटी भी कह सकते हैं, सोशल स्किल्स की भी एक्टिविटी कह सकते हैं, प्ले टाइम एक्टिविटी भी कह सकते हैं। हर इंसान हर वक्त काम नहीं कर रहा होता है। सो फ्रॉम वेयर टू डराइव दी प्लेजर, वेयर टू डराइव इट। सो हम कई बारी, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बार बार बुल्स आई में अगर हम खेलते हैं, हम कैरम खेलते हैं, या हम मोबाइल पे कुछ कोई भी गेम खेलते हैं, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, or maybe if we are talking on phone and we are just playing with pen, and maybe we are just playing with our hair, these are all moving or shaking your legs, these are all example of stimming. So you can find all such examples of stimming in any typical growing population, but when it comes to children with autism, वो बहुत ही significantly दिख रहा होता है। जैसे continuous jump करते रहना, spin करते रहना, hands को flap करना, ज़ोर ज़ोर से फिंगर्स को शेक करना, रॉक करते रहना, किसी चेयर को बार बार हिलाते रहना, डोर को खोलना बंद करना, विंडो खोलना बंद करना, लॉक को खोलते रहना बंद करते रहना। सो आवर किड्स आर engaged in such kind of activity repeatedly. अब यहाँ देखिए, समझने की ज़रूरत ये है कि हमारा जो बच्चा है या हमारा चाइल्ड विद ऑटिज़म ये स्टिमिंग क्यों कर रहा है, क्या हो गया ऐसा, राइट। स्टिमिंग 3 वजहों से होती है। सबसे पहला तो हम क्या अपने आप को
हम अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए स्टिमिंग करते हैं many a times in order to block unnecessary or sensory overload of which is coming to us. उसको ब्लॉक करने के लिए बच्चे स्टिमिंग शुरू कर देते हैं, वो उनको सेल्फ रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा क्लास 1 में बैठा हुआ है, नया बच्चा है, और देखिए क्लास के एक कॉर्नर में बच्चे वॉलीबॉल की कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और वॉलीबॉल को ड्रिबल भी कर रहे हैं। कुछ लड़कियां जो कथक की क्लासेस के लिए रेडी हो रही हैं, वो बहुत सारे घुंघरू पैरों में अपने पहन रही हैं, उनकी छन 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 आवाज़ हो रही है। क्लासेस में जो लाइट्स लगी हुई हैं उनकी रोशनी बहुत तेज़ है। कोई अगर अनाउंसमेंट हो रहा है तो वो माइक से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। अब ये बेचारा मेरा प्यारा बच्चा क्या करे ना, वो कैसे इतना सारा सेंसरी ओवर, इतना सारा मतलब ऑडिटरी भी आ रहा है, टेक्टाइल भी आ रहा है, मतलब विजुअल भी आ रहा है, सारा 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 कुछ आया जा रहा है। हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें? हमें आता है, बट हमारे इस बच्चे को हु इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी, जो नहीं रेगुलेट कर पाता, वो स्टिम करने लगता है। ईदर ही विल flap his hand or maybe he will start rocking, right? तो सबसे पहला तो है कि हम अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, हमारे बच्चे अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए अननेसेसरी सेंसरी जो बहुत सारा बम्बार्डमेंट हो रहा है उसको ब्लॉक करने के लिए स्टिम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम स्टिम करते हैं एक्सप्रेशन के लिए। Whenever we are excited, whenever we are happy, whenever we are feeling enthusiastic, ये तो हम जल्दी से स्टिम करने लगते हैं। Why? We don't know ना how to express। मुझे समझ ही नहीं आता मैं अपनी खुशी कैसे तुम तक पहुँचाऊँ। तो मैं अपनी खुशी रॉक करके, स्पिन करके, जंप करके, वोकल जो वाह अजीब, आपको लगता है वो अजीब आवाज़ नहीं है, just conveying their happiness to you, getting the point। तो ये अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपको स्टिमिंग करते हैं। तीसरा पॉइंट है सेंसरी सीकिंग के लिए भी, क्योंकि जब देखिए चिल्ड्रन विद ऑटिज्म की बात होती है तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बहुत लाजमी है, राइट? या तो जो सेंसरी प्रोसेसिंग हो रही है वो हाइपर होगी या हाइपो होगी। जनरली डजंट फॉल ऑन जो नॉर्मल हमारी लाइन है। तो हाइपर या हाइपो दोनों में ही दिक्कत है, और इसकी वजह से बच्चे हमारे सेंसरी सीकर्स जो होते हैं उसकी वजह से भी वो करने लगते हैं कई बारी स्टिमिंग। पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें स्टिमिंग को रोकना चाहिए। मेरा जो अनुभव है वो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्टिमिंग कभी नहीं रोकनी चाहिए। इनफैक्ट सेंटर पे भी जब हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं या ऑनलाइन सेशन में भी हम ट्रेनिंग जब देते हैं तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब बच्चा स्टिमिंग कर रहा है तो आप रुकिए 2 मिनट, घड़ी भर रुकिए, हैव अ पॉज। जब वो उसका स्टिमिंग का टाइम निकल जाए थोड़ा सा, या तो आप उसकी स्टिमिंग को रीडायरेक्ट करिए और नहीं तो हैव अ पॉज। Don't give any kind of instruction when the child has engaged himself in any kind of stimming, right? See, when it comes to looking normal versus behaving lively and functional, I would definitely like to go with the second one. मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा डिस्ट्रेस की सिचुएशन में ना आए, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये पाया है कि आप बच्चे को डिस्ट्रेस सिचुएशन या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल के उसका बेस्ट आउटपुट तो फ़िलहाल नहीं निकाल सकते, राइट? तो आपको मान लीजिए आपको वॉलीबॉल खेल के अगर मज़ा आता है तो उनको रॉक करके मज़ा आता है,
उनको स्पिन करके मज़ा आता है, उनको जंप करके मज़ा आता है, उनको हैंड फ्लैप करके मज़ा आता है। आप don't take this liveliness from them. These are the things which they are doing when they feel good, when they are happy, right? Because I have earlier told you that stimming is a kind of process through which they exhibit, जब वो खुश हैं या डिस्ट्रेस में हैं या एंग्जाइटी के या एंशियस स्टेट में हैं, वो एक्सप्रेशन के लिए भी वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझिए कि हम कैसे पता लगाएं कि ये स्टिमिंग है या ये टिक्स है। स्टिमिंग इज़ डिफरेंट एंड टिक्स आर डिफरेंट। टिक्स किसी को भी हो सकता है, जनरली ये एक जैसे कहते हैं रैंडम होने वाला एक एक्शन है। अगर आपको फिज़िकल टिक्स है या किसी बंदे को फिज़िकल टिक्स हैं तो वो अनविलिंगली वो फिज़िकल मूवमेंट्स होते रहेंगे। जैसे कि कई लोग आपने देखे होंगे जो कॉन्टिन्यूसली आइज़ को ब्लिंक करते हैं, कई बारी एक आंख ब्लिंक करते हैं, कई बारी दोनों आंख एक साथ ब्लिंक हो रही होती हैं, बट वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, वो हो रही होती है। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ऑन दैट गेटिंग। और मे बी इफ़ यू आर हैविंग वोकल टिक्स तो आप अनायास ही उस प्रकार की ग्रंटिंग नॉइज़ेस को निकालेंगे और आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता है। सो दीज टिक्स आर डिफरेंट एंड स्टिमिंग इज़ डिफरेंट। नाउ जो बहुत कॉमन स्टिम्स हैं जो आप देखते हैं बच्चों में, दे आर लाइक, उनको कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। What is the basic difference between vocal stim and verbal stim? तो vocal stim क्या होता है? जब बच्चा बस धुन गुनगुना रहा है, कोई भी धुन, कोई भी रिदमिक ट्यून या रिदमिक पैटर्न को बार बार जब गुनगुनाता है, कोई बस गुनगुना रहा है, इस पे शब्द नहीं है, राइट? फॉर लाइक ये मेरा एक बहुत प्यारा बच्चा ये धुन गुनगुनाता था जब वो सेंटर पे आता था, राइट? तो ये वोकल स्टिम है, बार बार, लेकिन बार बार ये चीज़ बार बार होती है, इररिस्पेक्टिव आप कौन सी जगह हैं, इररिस्पेक्टिव आप कौन सी सिचुएशन में है, वो वोकल स्टिम आता रहेगा, वो आप बार बार बोलते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे। अगर अब हम बोले कि वर्बल स्टिम क्या होता है, वर्बल स्टिम्स में पूरे पूरे शब्द निकल रहे होते हैं, लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब हम बार बार यही गाते जा रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शब्द होते हैं। वर्बल स्टिमिंग में शब्द होते हैं। एंड जब मैं वर्बल स्टिमिंग की बात कर रही हूँ तो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको बताया जाए कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है, क्योंकि किड्स विद ऑटिज़म में जो थोड़े से हाई फंक्शनल लेवल के बच्चे होते हैं उनमें स्क्रिप्टिंग का बड़ा कमाल देखा जाता है। लंबी लंबी कहानियाँ, लंबे लंबे फिल्मों के डायलॉग्स उन्हें याद हो जाते हैं, हू बहू सेम उसी स्टाइल में। आप चाहे चैनल्स के सॉन्ग्स ले लीजिए या कोई भी आप एड्स ले लीजिए, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न में। या अगर उन्होंने कोई मूवी देखी है और उन्हें वो मूवी पसंद आई है तो वो उस मूवी के डायलॉग्स को भी हूबहू सेम उसी सुर लय ताल में प्रस्तुत करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। दिस इज़ स्क्रिप्टिंग। तो आपने समझा वोकल स्टिमिंग क्या है, सिर्फ साउंड है। वर्बल क्या है, उसमें हम शब्द भी ऐड कर रहे हैं, फ्रेजेस भी ऐड कर रहे हैं। और स्क्रिप्टिंग तो भाई लंबा लंबा सेंटेंस है और बड़े बड़े लंबे लंबे डायलॉग्स हैं, एड्स हैं जो हम कॉन्टिन्यूसली बोलते रहते हैं। एक और चीज़, जब हम यहाँ ये सारा कुछ बोलने से डिस्कस कर रहे हैं तो आता है इकोलेलिया एंड डिलेड इकोलेलिया। इकोलेलिया क्या है? जैसा कि नाम ही अपना मीनिंग बता रहा है, इको यानी अपनी ही बात कही हुई बात को वापस से सुनना। जैसे मान लीजिए मैंने बच्चे से पूछा आप कैसे हो, तो बच्चा बोलेगा आप कैसे हो। अब मैंने बोला आप मैं ठीक हूँ, बच्चा कह रहा है मैं ठीक हूँ, राइट? So this is echolalia, but there is one another kind of echolalia which is known as delayed echolalia. In delayed echolalia is
वेरी मच डिफरेंट विथ इकोलेलिया। इकोलेलिया में तो हम अभी करंट की ही बात सुनते हैं और उसको हम वापस से रिपीट कर देते हैं, लेकिन डिलेड इकोलेलिया में हमने काफ़ी पहले सुनी गई बातों को हम जैसे फीडेड रहती हैं और हम उसको बोलते रहते हैं। माँ ने पार्क में क्या कहा है, पापा ने कहाँ किस जगह शॉप पे क्या बात कही है, उसका अभी बच्चा जब क्लास में बैठा है, क्लासरूम सेटिंग में है, टीचर पढ़ा रही है, कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब डिलेड इकोलेलिया के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें आपको एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट के फ्रेजेस नहीं सुनाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, झूला ठीक से झूलना, खड़े होकर मत झूलना, नहीं तो देखो चोट लग जाएगी। गेटिंग? बच्चा बैठा क्लास में है लेकिन वो बोल रहा है एक ऐसी जगह की बात जो अभी बिल्कुल एसोसिएट ही नहीं हम लोग कर रहे हैं। गेटिंग? हम क्लास में हैं और वो पार्क की बातें कर रहे हैं। तो हमने आज क्या क्या बातें की? हमने आज बातें की कि स्टिमिंग क्या होती है। स्टिमिंग एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है और ये बच्चे 3 वजहों से स्टिमिंग करते हैं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, सेल्फ रेगुलेट करने के लिए और सेंसरी सीकिंग के लिए। बात करते हैं कि स्टिम कौन करता है। वी ऑल स्टिम, राइट। स्टिम और टिक्स में दोनों में फ़र्क होता है। स्टिमिंग इज़ डिफरेंट एंड टिक्स आर डिफरेंट। continuous eye blinking or making grunting kind of sound or making any other oral sounds, these are a few examples of tics. But जब हम स्टिमिंग की बात करते हैं तो स्टिमिंग में वोकल स्टेम्स, वर्बल स्टेम्स, टेक्टाइल स्टेम इज़ अ वेरी कॉमन स्टेम। बहुत बारी मदर्स बोलती है, मैम हमारा बच्चा बालों से ही खेलता रहता है, जाने कितने बाल इसको पसंद है। तो ये सब हमने डिस्कस किया एंड हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ इकोलेलिया, व्हाट इज़ डिलेड इकोलेलिया एंड स्क्रिप्टिंग। आगे बढ़ते हैं, स्टिमिंग का क्या कर सकते हैं। देखिए, जहाँ बात आती है स्टिमिंग की, अब हमने कहा कि कहीं ना कहीं ये सेंसरी प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है, राइट। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि बच्चा स्टिम कर क्यों रहा है, एक बात। दूसरी बात, हमें उसको सप्रेस नहीं करना है, उसके स्टिम को दबाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ चाइल्ड एंड ही यूज्ड टू पुट फिंगर इन हिज नोज, राइट। If you have tried to suppress this finger, no, this is a wrong thing, this is not a good habit, you are a good boy, you are not supposed to do like that. Now he has started putting his finger somewhere else, which is again more inappropriate. So हमको इसको suppress नहीं करना है, but हमको इसको switch करना है मोर अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक माँ कहती है कि मेरी बच्ची बाल से ही खेलती रहती है, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप एक डॉल ला के दो जिसके काफ़ी कर्ली हेयर है। देखिए, क्लास चल रही है और बच्चा बालों से उलझा पड़ा है, बालों में खेला पड़ा है, उसे कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बच्चा डॉल के बालों से खेले या डॉल के बालों को में अपने हाथ फिराए। एटलीस्ट वो अप्रोप्रिएट लगेगा। हमको स्टिम्स को दबाना नहीं है, हमको स्टिम्स को चैनलाइज करना है मोर अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे। और ये जो मोर अप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, ये सेम लेवल पर प्लेजर देना चाहिए। क्योंकि स्टिमिंग हम क्यों कर रहे हैं, कई बारी स्टिमिंग हम प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी के तौर पर कर रहे होते हैं। तो ये जो आपने दूसरे एक नया जो बिहेवियर डेवलप किया या दूसरी एक्टिविटी पे डाला है, अगर इस पे सेम लेवल ऑफ प्लेजर डिराइव नहीं हो रहा है, बात बनेगी नहीं। हमको अपने बच्चों को जैसे कहते हैं ये बताना है, ये सिखाना है और उनकी इस चीज़ को हमें ऐसी एक्टिविटीज़ पे डालना है जो एप्रोप्रिएट लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा बहुत फ्लैपिंग करता है तो हम उनको स्क्वीज़ी बॉल या स्पाइकी बॉल्स दे दें, राइट। अगर बच्चा, बहुत सारे बच्चे फिंगर से बहुत खेलते हैं, ठीक है, जैसे कि रेट सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा फिंगर मूवमेंट्स बिकॉज स्टीरियोटाइप फिंगर मूवमेंट होते हैं,
तो हम वहाँ पे फिजिट टॉयज दे सकते हैं, कई बार चुई स्टिक्स आती हैं हम उनको दे सकते हैं. But every time before doing anything, talk to your therapist, discuss it with your therapist, discuss the intervention plan, how you are going to transform it, discuss with the special educator how behavior modification techniques they are going to implement, how you are going to take its follow up at home. ये सारा मिला कर फिर आप प्लान करेंगे. ये नहीं कहेंगे कि बच्चे ने काम किया और 2 मिनट के लिए उठा और उसने जंप कर दिया तो नहीं बैठो. नो, उसको बेचैनी हुई, उसको महसूस हुआ कि उसको अब जंप करना है. गेटिंग, दैट्स व्हाई ही स्टैंड अप एंड स्टार्टेड जंपिंग. या बच्चा अगर स्पिन कर रहा है तो उसको फील हो रहा है, उसको सेंसरी सीकिंग उसकी हो रही है कि मुझे स्पिन करना है. तो जब भी हम बिहेवियर्स को शिफ्ट करते हैं मोर एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स या एक्टिविटी पर, वो हमेशा हम अपने थेरेपिस्ट के साथ प्लान करके करेंगे. राइट? I hope you might have find out this video helpful. Please don't forget to share my videos with the needy parents. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you so much. Thank you very much. Happy parenting.